नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मोदी सरकार ने देश के सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर बड़ी सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। 8वें वेतन आयोग के बाद ये कौन सा पैकेज है, इसकी करेंगे पड़ताल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज पेश किया गया है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए एक खाते में बैंकिंग, बीमा यानी इंश्योरेंस और कार्ड की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्रालय की ये खास सुविधा को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे ईरान की अर्थव्यवस्था। खबरें आ रही हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था जो है गंभीर संकट में है और इसका सबसे बड़ा असर जो है बैंकों पर पड़ा है। ईरान की इस क्राइसिस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे भारत की स्मार्टफोन बाजार की। यहाँ भी खबरें आ रही हैं कि देश के लोग अब नए फोन खरीदना बंद कर दिया है। भारतीय क्यों नहीं खरीद रहे स्मार्टफोन, ये साल सेल्स के मामले में कैसा रहने वाला है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन लागू करने से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। सरकार ने एक नए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की शुरुआत की। ये एक बैंक अकाउंट होगा जिसके तहत खाता खुलवाने वाले कर्मचारियों को बीमा यानी इंश्योरेंस, लोन और बैंकिंग सुविधाएं जो है एक जगह पर ही मिलने की बात कही जा रही है। एक ही सैलरी खाते में जो है ये तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। यानी प्रवीण सर, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप का एक मामला दिख रहा है मुझे। बिल्कुल। और देखिए, आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में इसी के आसपास संभवतः Exactly, अगर मैं गलत नहीं हूं, 8वें 16 जनवरी को सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था और आज 15 जनवरी है। और जी। जो डीएफएस सेक्रेटरी हैं उन्होंने एम नागराजू, उन्होंने सब बैंकों को निर्देश दिए हैं कि एक ऐसा कंपोजिट बैंक अकाउंट खोलें और जिसमें सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जो अकाउंट, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक बकेट पूरा उनको एक साथ देने की। तो 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, उसकी सिफारिशें कब आएंगी, उसमें कंसल्टेशन प्रोसेस क्या होगी, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, ये सारी कवायद के इतर सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात इस कंपोजिट अकाउंट के साथ जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विशाल दे दिया। सर, लगता है मैं इसी तरह समझ रहा हूँ, ठेठ भाषा में आपसे कहता हूँ, पैसा खाते में आने से पहले खाते को ही पहली तरह से जो है रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाएगी कि पैसा तो बाद में आएगा, पहले आपका जो अकाउंट है उसी में आपको और बेनिफिट्स दे देते हैं, बाद में आपको बता देंगे कि हाँ भाई कितना बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। बिल्कुल, वन स्टॉप शॉप या वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक ही जगह आपको सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, सारी वित्तीय ज़रूरतें किसी एक केंद्र सरकार के कर्मचारी की को जो हो सकती हैं पैसों से जुड़ी ज़रूरतें, वो सब अब एक जगह एक खाते के जरिए ही आपको मिल जाएंगी और तमाम तरह की सहूलियतें विशाल जो दी गई हैं। सर, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको एक एक पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंकिंग सुविधाओं की। जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट की जो है कहा जा रहा है कि सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। फ्री मनी ट्रांसफ़र की सुविधा होगी। आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई और चेकबुक जो है बिल्कुल फ्री होगा। होम लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन पर जो है कम ब्याज दर के तहत आपको जो है कर्ज मिल जाएगा। लोन प्रोसेसिंग फीस में भी आपको छूट मिलेगी। लॉकर किराए में भी छूट मिलेगी या माफ़ी की बात कही जा रही है। फैमिली बैंकिंग बेनिफिट्स, परिवार के सदस्यों को भी जो है फायदे देने की बात कही जा रही है। सर, अब आते हैं बीमा पर। बेहतर बीमा कवरेज वाली बात है, इसको भी बहुत ही आसान भाषा में समझिए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है 1.5 करोड़ रुपए तक, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 करोड़ रुपए तक, स्थायी, पूर्ण या आंशिक विकलांगता यानी जो पार्शियल, अगर आपको थोड़ा आप डिजेबल हो गए हैं तो 1.5 करोड़ के आसपास का। टर्म लाइफ इंश्योरेंस 20 लाख तक का इनबिल्ट लाइफ कवर होगा, जिससे कम प्रीमियम पर आप टॉपअप कराकर भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी सुविधाएं भी देने की बात कही जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए, परिवार के लिए हेल्थ कवर होगा। बेस प्लान और टॉपअप विकल्प मौजूद होंगे। अब डिजिटल और कार्ड की ओर लेकर जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको भी आपको बता देते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर खास फायदे देने की बात कही जा रही है। एयरपोर्ट जो है लॉन्ज एक्सेस और रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर भी आपको भरपूर मिलेगा। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं। सर, इस लिस्ट को देखकर क्या लग रहा है सर आपको? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन पैकेज एक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो सरकार ने ऑफर किया है। बजट से पहले ही हम आम लोग बजट का इंतजार करते हैं कि शायद बजट में सरकार कुछ ऐसा ऐलान करेगी जिससे जेब में 2 पैसे बचेंगे, जिससे कुछ सहूलियतें उनको हासिल होंगी। लेकिन जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको सरकार ने बजट के बाहर ही पहले ही बजट का जो है, बजट में जो रियायत इंतजार ही नहीं करना है, जो स्वागत, बिल्कुल वो उतने बड़े बेनिफिट्स इनको दे दिए हैं। एक जो चीज़ जो मुझे लगता है कि जहां
चूंकि बहुत अच्छी लिस्ट है और बहुत सहूलियतें हैं, एक चीज़ जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस को लेकर है जिसकी लिमिट 20 लाख रुपए है, मुझे लगता है ये लिमिट कम से कम 1 करोड़ रुपए रखनी चाहिए थी सरकार को, क्योंकि इससे कम में गुजारा नहीं चलता। ये 20 लाख तक का जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस दिया गया है ये मुझे लगता है नाकाफ़ी है। आपने जिस तरह से 1.5 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया है, इसी तर्ज पे तक इतना ही आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस इनको कर्मचारियों को देना चाहिए था जी। फैमिली बैंकिंग का जो फैसिलिटी दी है उसमें पूरे के पूरे परिवार को जो बेनिफिट्स मिलेंगे साथ में, ऐसा नहीं जैसे कि बच्चों को, पत्नियों को, बिल्कुल पत्नी को, बच्चों को, आपके पेरेंट्स हैं अगर, वो भी एक बहुत बड़ी सहूलियत है, बहुत कारगर साबित होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो है, और जो एक लोन की फैसिलिटी है कि आप होम लोन लेते हैं, दूसरे किसी भी लोन को एजुकेशन लेते हैं लोन, तो पर्सनल वो लोन, रियायती दरों पर अगर आपको लोन मिलता है तो बच्चों की पढ़ाई से लेके घर खरीदने जैसी, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को खुश करने की, 8वें वेतन आयोग से इतर भी उनको खुश करने की एक सरकार की तरफ से यहाँ पे बड़ी कोशिश की गई है। एक जो विरोध की बात चल रही थी कि पुरानी पेंशन को लेके, मुझे लगता है इस सौगात के बाद कर्मचारियों में भी और संगठनों में भी एक खुशी की बात उनके अंदर पैदा होगी। जी सर, मैं कर्मचारी संगठनों से बात भी कर रहा था इस विषय को लेकर, तो उनके मन में एक शंका इस वजह से भी उठ रही है कि क्या सरकार पहले ही इतनी सारी सौगात दे रही है, क्या उधर फिटमेंट फैक्टर में कुछ कटौती कर देगी क्या फिर? नहीं, मुझे लगता है कि फिटमेंट फैक्टर में कटौती का मसला, चूंकि अब उसमें अभी टाइम है जी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 8वें वेतन आयोग में कम बढ़ेगी क्या सैलरी पेंशन? ये सवाल भी उठ रहा है कि पहले ही आप सब कुछ चीज़ जो है दे रहे हैं। नहीं, अब अल्टीमेटली देखिए, आपको सहूलियतें चाहिए, आपको बेनिफिट्स चाहिए, और ये भी एक बहुत बड़ा, अगर आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है लेकिन आप कर्ज पे ज़्यादा ब्याज चुकाते हैं तब भी बात वही है। और मुझे लगता है कि क्या फिटमेंट फैक्टर पे जो 2.5 या 2.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही, क्या उससे कम पे मानेंगे कर्मचारी इन सौगातों के बावजूद? ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है, और हो सकता है बहुत सारे राज्य भी इसी तर्ज पर अब सरकारी बैंकों से ये मांग करें कि आप इस तरह के जो कंपोजिट अकाउंट को लिए कर्मचारियों को बाकी की जो सहूलियतें हैं वो सरकार की तरफ से इन खातों में मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार के जो सरकारी कर्मचारी उनको भी ऐसा फायदा मिलता हुआ दिख बिल्कुल, सकता है? राज्य सरकार की तरफ से भी, कर्मचारियों की तरफ से भी इस चीज़ को लेकर डिमांड जरूर आएगी। जी, हालांकि सर सरकार ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को ये भी आदेश दिया कि वो इस स्कीम का तेजी से जो है प्रचार प्रसार करें। सरकारी विभागों में जो है जागरूकता शिविर लगाने की बात कही जा रही है ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता चल पाए। जिस तरह से यूपीएस को लेकर सरकार जो है रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक लेकर सब जगह प्रचार करती दिखी कि भाई एनपीएस से शिफ्ट होकर यूपीएस में आ जाइए, बड़ा अच्छा ल्यूक्रेटिव प्लान है, 50% के आसपास आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। उसके बावजूद 1,22,000 लोग नहीं जो है एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट किया था। वहाँ देखिए विशाल, बहुत फर्क था दोनों इसमें और यूपीएस को लेकर बड़ा फर्क है। वहाँ आशंका इस बात की थी कि आपको 60 के बाद आखिर पैसा मिलने कितना वाला है। आपके पास कंपेयर करने के लिए 2 चीज़ें थी जी, एक एनपीएस था, दूसरा यूपीएस था, और एक तीसरी बड़ी डिमांड थी कि साहब हमको ना ये चाहिए ना वो चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए, नो एनपीएस नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिल रहे हैं। अभी आपको एक सैलरी अकाउंट पे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते। इस तरह के अगर फ़ायदे मिलते हैं, बिना कॉस्ट के अगर फ़ायदे मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे तेज़ी से जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी यहाँ इसको ऑप्ट करेंगे, यहाँ अपने खाते खुलाएंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंधों की दीवारों में घिरा ईरान आज सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि गहरे आर्थिक तूफान से भी जूझ रहा है। आसमान छूती महंगाई, करेंसी डिवैल्यूएशन और डूबते कर्जों के बीच देश का बैंकिंग सिस्टम चरमराने लगा है। तेहरान की चमचमाती सड़कों पर कभी दिखने वाली लग्जरी गाड़ियां जो है अब नदारद है, यानी गायब है, और रियाल के बंडल अपनी कीमत खोते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि ये कोई अस्थायी संकट नहीं है बल्कि एक फॉरएवर क्राइसिस है, जहां प्रतिबंध जो है, तेल पर निर्भरता और खराब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने ईरानी अर्थव्यवस्था को दिवालियेपन के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। प्रवीण सर, ईरान का मामला है और इसको बहुत ही आपसे जो है आसान भाषा में समझने की उम्मीद रखते हैं। और कल भी जो एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, भारत की तरफ से कहा गया कि जो भी लोग ईरान जाना चाहते हैं वो तुरंत जो है वहाँ से वापस आ जाएं, या जाने की प्लानिंग करें तो अभी ना जाए। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई और आपसे कई बार जो है न्यूज़ रूम में भी चर्चा करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब लगता है आफ्टर वेनेजुएला ईरान पर भी अटैक कर सकता है। ओवर टू यू। नहीं, देखिए, सबसे पहले ताज़ा हालात समझेंगे कि ईरान में आखिर अभी
क्या चल रहा है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर ईरान कोलैप्स कैसे हुआ। ईरान के में जो डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे हैं, जिस तरह के हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, माना यह जा रहा है कि तकरीबन 2,500 लोग विशाल मारे गए, और जी। खुद ईरान के अफसर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लगभग 2,500 लोगों की मौत हुई है। पुलिसकर्मी, सैन्यकर्मी अलग शामिल हैं इसमें। तो इतनी बड़ी क्राइसिस ईरान की, जिसमें अमेरिका के अटैक का खतरा पैदा हुआ, वो किस तरह से, उसके पीछे की जड़ एक बैंकिंग सिस्टम का धराशायी होना था। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात ये हैं कि कल तक इस बात की आशंका थी कि शायद रात में अमेरिका की तरफ से अटैक हो सकता है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को नो टाइम कर दिया था, यानी कोई जो एयर एक्टिविटी वहाँ नहीं हो सकती थी। वायु का जो पूरा एयर अपना स्पेस था उसको फ्रीज कर दिया था। लेकिन फिर एक और बड़ी घटना हुई थी कि अमेरिका ने ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ बातचीत का जो हॉटलाइंस थी उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका की ईरान के साथ बातचीत हुई, जिसमें ईरान की तरफ से अमेरिका को ये एश्योरेंस दिया गया, और ख़ुद ट्रंप साहब ने इस बात को कहा प्रेस के साथ बातचीत में कि ईरान की तरफ से हमको ये एश्योरेंस मिला है कि वो कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, यानी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, ऐसा ईरान की तरफ से एश्योरेंस अमेरिका को दिया गया। और उन्होंने कहा कि अब हम देख रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस बात को रूल आउट नहीं किया कि ईरान पे अटैक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरक्ची, उन्होंने भी अपनी तरफ से इस बयान को दोहराया कि हमने सारे जो एग्जीक्यूशंस हैं उनको रोक दिया है। कोई एग्जीक्यूशन मतलब फांसी पे टांगना, उसको कोई भी ईरान में। सबसे बड़ी अमेरिका की तरफ से आपत्ति इस बात को लेकर थी कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, आप उनकी किलिंग नहीं करेंगे, आप उनकी हत्याएं नहीं करेंगे। तो अब ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से भी इस बात को कहा गया। उसके बाद ईरान ने अपना जो वायु जो पूरा एयर स्पेस था उसको फिर से खोल दिया। तो एक उम्मीद इस बात की पैदा हुई कि अब शायद हाल फिलहाल में ईरान पे अमेरिका की तरफ से अटैक नहीं होगा। और उसी में कल जब भारत की तरफ से ये कहा गया कि जो भी नागरिक हैं जिस भी स्थिति में है वो किसी भी तरह से ईरान को छोड़कर निकल जाए, तब कल रात में बहुत कंसर्न जो है वो ऊपर पहुंच गया था कि ईरान में शायद अमेरिका का अटैक होने वाला है। लेकिन सर अब इस कहानी की जद में चलते कहा जा रहा है कि ईरान में जो है बैंकिंग संकट जो है वो गहराता हुआ दिख रहा है। एक बैंक का नाम भी आ रहा है सामने, वो बेहतर आप बताइएगा। लेकिन मुख्य कारण के रूप से देखा जाए कि भारी कर्ज का बोझ है, ईरानी जो करेंसी है रियाल, उसका जो है बहुत तेज़ी से डिवैल्यूएशन हुआ है, फिर ऊंची महंगाई दर है वहाँ पर, और जिस तरह से अमेरिका और जो है पश्चिमी देशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए उससे जो है इस देश की जो अर्थव्यवस्था वो और चरमराती हुई नजर आई। इसकी वजह से हुआ ये कि वहाँ से जो तेल एक्सपोर्ट्स जो देखने को मिलते थे, भारी भरकम नंबर देखने को मिलता था, उसमें भी गिरावट आई, और फिर उसके बाद तो घर की जो स्थिति है वो एकदम डामाडोल ही हो गई सर ईरान की। तो देखिए, मसला ये है कि ईरान की जो पूरी क्राइसिस, जिस स्थिति में ईरान आज खड़ा हुआ है, जहाँ पे कि ईरान में रिजीम चेंज करने की कगार पे चीज़ें पहुँच गई हैं, उसकी जड़ में ईरान का आर्थिक संकट है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, जो हिंसक प्रदर्शन हैं, उसके पीछे लोगों का आर्थिक नीतियों से तंग होना, कंगाली के हालात हो जाना, लोगों के पास खाने पीने के पैसे न होना, ये वजह है। इसकी शुरुआत हुई दरअसल मर्चेंट्स यानी कारोबारियों के असंतोष की वजह से। प्रदर्शन की शुरुआत जो है वो बाजार में मौजूद दुकानदार, मर्चेंट, कारोबारी, इनकी तरफ से हुई, जो बरसों से चली आ रही आर्थिक बदहाली का शिकार हो गए थे, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खरीदें क्या बेचें। करेंसी इस तरह से डिवैल्यूड हो रही थी, सामान इस तरीके से उनकी कीमतें बढ़ रही थी, और पता नहीं चल रहा था कौन सी चीज़ कब सस्ती होगी, कब चीज़ महंगी हो जाएगी। तो उनकी तरफ से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई। अब ये संकट हुआ कहाँ से शुरू? दरअसल इसके बीज जो है वो पड़ गए थे 1980 के आसपास, जब 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। उसके बाद से जो IRGC है, जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसको IRGC बोलते हैं, दुनिया भर में मशहूर है बहुत, और सख्त अपने उसकी वजह से। तो बताया ये जाता है कि धीरे धीरे जब 1979 की क्राइसिस के बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया।
तेल का पैसा कहाँ जाएगा, कौन कंट्रोल करेगा, वो सारा का सारा इकोनॉमी को धीरे धीरे ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो कंट्रोल करते गए। और जो वहाँ के दुकानदार और जो मर्चेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि साहब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनसे ये सवाल पूछ सके कि साहब जो पैसा, तेल का पैसा मान लीजिए आ रहा है, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। यानी कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी ईरानियन जो, जबकि डेटा बताते हैं प्रवीण सर कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो 40% तेल पर ही निर्भर है। बिल्कुल। कोर पूरे अगर आप मिडिल ईस्ट को देख लीजिए तो कुछ देशों ने धीरे धीरे अपने आप को, इकोनॉमी को बदला, जैसे दुबई को देख लीजिए, रियल एस्टेट हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। बिल्कुल। और सऊदी अरब इसकी कोशिश कर रहा है। बाकी पूरे के पूरे तो ईरान इस चीज को बदल नहीं पाया, जस्ट लाइक दुबई। ईरान 1980 से ही एक ऐसी मुश्किल में फंस गया, इस रिवोल्यूशनरी जो जिसको आप ईरान की क्रांति बोलते हैं उसमें फंस गया कि वहाँ से उसके बाद उसकी आर्थिक स्थितियाँ खराब होती चली गई। उसके बाद दुनिया भर ने सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, आइसोलेशन के कगार पे ईरान पहुंच गया। और 2019 के बाद से जो हालात हुए उसके बाद ईरान पूरा एक तरह से कहें कि हम आर्थिक तौर पर विफल हो गया, फेल हो गया जी। हालात ये है कि अभी अगर आप देखेंगे तो $1 के मुकाबले 1 रियाल की कीमत जो ईरानियन करेंसी है वो 14-15 लाख रियाल के बराबर $1 है। ऐसा ही हाल तो सर वेनेजुएला में भी है। बिल्कुल ऐसा ही हाल वेनेजुएला का हुआ था। अब ईरान ने क्या किया कि उसने करेंसी छापनी शुरू की। हर दुनिया का हर वो देश जो प्रिंटिंग द फेक नोट्स इस तरह की क्राइसिस में फंसता है, जहां इन्फ्लेशन ईरान में 2025 के आखिर में दिसंबर के आसपास 40% के आसपास इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन ऊपर होता है, जब करेंसी डिवैल्यूड होती है तो जो देश है वो क्या करते हैं, वो नोट छापना शुरू कर देते हैं। सर नोट की भी आपने बात की सर, बड़े बड़े रियल नोट हम लोग को देखने को मिलते हैं। 50,000 का एक नोट, 1 लाख का एक नोट, 10 लाख का नोट भी है वहाँ पर सर। और वैल्यू उसकी कुछ नहीं है। दरअसल सामान खरीदने जाइए तो फिर बंडल या तौल के अगर आपका करेंसी एक तरफ तराजू में रखी जाए, दूसरी तरफ ब्रेड रखी जाए, तो आप उस मुल्क के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत ईरान के रजीम ने की, ईरान के शासन ने की। और इसकी जद में फिर जो पूरा का पूरा आर्थिक मिसमैनेजमेंट शुरू हुआ, उसमें जो विदेशी फंडिंग का आना बंद हो गया, विदेशी इन्वेस्टमेंट का आना बंद हो गया, लिक्विडिटी आपकी लोकल करेंसी की इतनी बढ़ गई कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इस पूरी क्राइसिस की जद में फिर कौन आ गया? इस क्राइसिस की जद में आ गए दरअसल वहाँ के बैंक। और एक जो सबसे बड़ा बैंक है आयन देश बैंक, वो कोलैप्स कर गया आपके 2025 के आखिर में। और उसी के साथ बैड लोन और बाकी जो डेट, इसके जद में आके ये पूरा का पूरा बैंक धराशायी हो गया। ईरान का जो सेंट्रल बैंक है, ईरानियन सेंट्रल बैंक, उसको इसका लाइसेंस रिवोक करना पड़ा और इसको एक दूसरा जो बैंक है उसमें इसको मर्ज करना पड़ा। जी सर, एक लग्जरी जो है स्लम की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पहले ईरान के जो अमीर लोग हुआ करते थे वो लग्जरी कारें जो हैं वो खरीदते थे, उससे चला करते थे, महंगे जो है विदेशी ब्रांड पहना करते थे, विदेशी यात्राएं करते थे। लेकिन अब क्या है, प्रतिबंधों के कारण जो है आयात जो है, इंपोर्ट जो है वो महंगा हो गया। जब चीज़ें आ नहीं पा रही ईरान के पास, यूज़ नहीं कर पा रहे, मध्यम वर्ग जो है, मिडिल क्लास, वो बहुत कमज़ोर हो गया। लोग अब जिस तरह से आप हालत बता रहे हैं सर, लोग अब खर्च भी जो है वो कम करना शुरू कर दिए। इस वजह से कहाँ से बैंकिंग सिस्टम का जो पहिया है, जो साइकिल है, वो चलेगा? नहीं, बिल्कुल इसको जो आयन देश बैंक है, जो बहुत बड़ा बैंक है, इसको बैंक मेली में इनको पूरा का पूरा मर्ज करना पड़ा। और इसकी जद में, इसी पूरी क्राइसिस की जद में ऐसा नहीं कि केवल एक बैंक ये रहा, आपका सिपे बैंक है, सरमाये बैंक है, एक डे बैंक है, एक ईरान ज़मीन बैंक है, मिल्लत बैंक है, ये तमाम ईरानियन बैंक हैं। ये सब बैंक हैं, ये सब के सब क्राइसिस की जद में हैं। इन सब पे भारी भरकम कर्जे हैं। कर्ज इसलिए है क्योंकि ये सब के सब लिक्विडिटी के लिए, पैसे के लिए ईरान का जो सेंट्रल बैंक है उस पर डिपेंडेंट हो गए। दूसरा, कहीं से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा क्योंकि इतने तगड़े सैंक्शंस दुनिया भर के लगे हुए हैं कि ना आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ना आपका किसी दूसरे तरह की कंपनियां ईरान में आ रही हैं। अब प्रवीण सर, अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप की भी एक रिपोर्ट आई है इसी पेज पर, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप का कहना है कि ईरान के जोखिमों पर हम नज़र रखे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन अब निवेश करना जो है, इन्वेस्टमेंट करना, वो लगभग असंभव नज़र आ रहा है। कारण क्या बताया गया? ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर रखा गया है। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है लेन देन, यानी जो ट्रांजैक्शन है, वो बहुत मुश्किल हो गया। यूरोपियन संघ से भी जो है प्रतिबंध है वो जारी हैं। तो जो कहा जा रहा है कि
रिपोर्ट में कि फॉर एवर कंट्री शब्द का मतलब जो यूज़ किया गया है फॉर ईरान के लिए, इसका मतलब कहा जा रहा है कि ईरान जो है लंबे समय तक जो है दुनिया से कटा रह सकता है, जिसकी बात आप कह रहे हैं कि आइसोलेशन में जा सकता है। तो ये तो सर जो क्राइसिस है लंबी चलेगी ईरान में। ये क्राइसिस तब तक चलेगी तक अगर मैं बहुत अगर बोल्ड लग सकती है ये बात, लेकिन ये क्राइसिस तब तक चलेगी जब तक ईरान पे से ग्लोबल जो सैंक्शंस है वो हटेंगे ना। सैंक्शंस तब तक नहीं हटेंगे जब तक ईरानियन रिजीम अपने बर्ताव को, अपने व्यवहार को बदलती नहीं है विशाल। विद टाइम सर, टाइम के साथ नहीं, आप अपने ही लोगों को, अगर आप 2500 लोगों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर आप उनको सामने से अगर आप उनको गोली मार रहे हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग ये बात कह रहे हैं, खुद कल ही मैं बयान पढ़ रहा था, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद जो पेजेश्कियां हैं, वो ये कह रहे थे कि हमने ईरान के जो लोग हैं उनकी बात को दरअसल सुना नहीं। वो आखिर अपने लिए जो आर्थिक मुश्किल हालात पैदा हुए हैं उससे निकलने की मांग कर रहे हैं, और इसमें कोई गुनाह नहीं है। और ऐसे अगर लोगों को आप गोली मारते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको आर्थिक मुश्किलों से अपनी आवाम को, लोगों को निजात दिलानी होगी जी। ऐसा नहीं है कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड तो मजे मारे लेकिन आम आदमी भुखमरी के कगार पे पहुंच जाए, और किसी भी देश के लिए ये बात सही है। तो ईरान में रिजीम चेंज दरअसल होगा तब ईरान का न्यूक्लियर पावर का जो एजेंडा है वो बदलेगा कि साहब हम, जैसा अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है, बाकी दुनिया के जो मुल्क है वो चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बने। 80s की जो 79 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले ईरान एक मॉडर्न, एक आधुनिक मुल्क हुआ करता था जी। लोगों के पास रहने सहने की आज़ादी थी, महिलाओं को आज़ादी थी। उसके बाद वो सारा का सारा, और 2022 में जो महसा अमीनी की ब्रूटल किलिंग हुई ईरान के जो फोर्सेस के द्वारा, आप समझिए कि उस महिला को केवल और केवल हिजाब, जो वहाँ के तौर तरीके उसके हिसाब से न पहनने के चलते उस महिला को टॉर्चर किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिर पूरी ईरान की महिलाएं सड़क पे आ गईं, तब फिर लोगों को मारा गया। तब भी एक बार लगा था कि ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड यही है कि बहुत बड़े आसार इस बात के हैं कि ईरान में अब संभवतः जो है वो रिजीम चेंज हो सकता है। माना ये भी जा रहा है कि ईरान आंतरिक तौर पर भी दरअसल बिखर रहा है, जहाँ पे कि सत्ता का ही एक वर्ग इस तरह की जो हार्डशिप लोगों को उठानी पड़ रही है उसकी वजह से वो दूसरे जो ग्रुप है, गुट है, उससे नाराज है। अब सर इसका इम्पैक्ट जो है भारत पर क्या पड़ेगा? मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्या और बढ़ सकती है? तेल और क्रूड ऑयल की कीमतों में क्या आग लग सकती है? इन पक्ष पर भी आप कुछ पॉइंट बता दीजिए। नहीं, देखिए, ईरान की सप्लाई तो बहुत सीमित है, भारत लेता नहीं है। चीन और कुछ मुल्क अगर आप छोड़ दीजिए तो। बट व्हाट अबाउट चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट सर? चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट्स पे भारत को राहत मिली हुई थी यूएस से, जिसको भी मुझे लगता है कि डेडलाइन उसकी एक आ रही, जहाँ पे कि अब वहाँ पे भी सैंक्शंस लग सकती हैं। तो मुश्किल भारत के ट्रेड के लिए भी है। जैसे बासमती राइस का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर अड़ंगा लगा हुआ है क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन भारत जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो जो नियम कायदे हैं इंटरनेशनल उसके, कि आप ईरान के साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप उनको सामान दे सकते हैं, उसी लेवल तक सीमित है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है, तब भारत के अपने घर में ही स्मार्टफोन की चमक जो है वो फीकी पड़ती हुई दिख रही है। एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड तो बन रहे हैं, आईफोन्स विदेशों में जो है धूम मचा रहे हैं, लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स जो है अपने पुराने फ़ोन को लंबे समय तक पकड़कर बैठे हुए हैं। प्रवीण सर, बढ़ती कीमतें, महंगे चिप्स और धीमी जो है डिमांड के बीच भारतीय स्मार्टफोन बाजार का क्या होगा इस साल, हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है सर इस रिपोर्ट में कि लोग जो है अब फ़ोन ही नहीं खरीद रहे हैं, और ये जो सिलसिला है लगातार 4 साल से देखने को मिल रहा है। एक लेवल तक आकर पहुंच जा रहा है वो नंबर। मान लीजिए कि 100 बिकता था पिछले साल, तो 100 के आसपास ही विगत 4 साल से देखने को मिल रहा है। आगे इस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि वो नंबर जो है 100 से भी नीचे रह सकता है, यानी जितना जो लाइन है, डेडलाइन, उससे भी अब नीचे आ सकता है। तो गिरावट क्यों देखने को मिलेगी सर? नहीं, मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा रीजन है भारत के स्मार्टफोन मार्केट में स्टैग्नेशन का, एक जो हो गया है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब देश की ज़्यादातर आबादी दरअसल फीचर फ़ोन से या कीपैड वाले फ़ोन से अपग्रेड होके स्मार्टफोन पे आ चुकी है।
अब जो स्मार्टफोन पे आ गए हैं उनके लिए, और लोग, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लोग जिनके पास स्मार्टफोन है उसमें एक बड़ा तबका ऐसा है जो बार बार फ़ोन को बदलना नहीं चाहता। वो एक बार अगर आपने फ़ोन ले लिया तो उसको फिर आप अगले 4-5 साल 6 साल चलाना चाहते हैं। और बदले भी क्यों सर, जब उसकी कीमत उसने अदा कर रखी है, 10,000 15,000 से कम में अच्छा फ़ोन तो आ नहीं रहा। बिल्कुल, लोगों को लग रहा है कि 15,000 जब लगा रहे तो कम से कम 5 साल 10 साल तो चलाएं। बिल्कुल। तो और इसके साथ ये भी बात है कि अगर एआई को छोड़ दीजिए तो बहुत ज़्यादा तकनीक में भी जो स्मार्टफोन है उसमें अब कोई बहुत बड़ा तकनीकी तौर पर ऐसा परिवर्तन या बदलाव आया नहीं है। पहले कैमरा एक बहुत बड़ी खूबी हुआ करती थी जिसके लिए लोग फ़ोन को अपग्रेड करते थे कि मेरे पास 10 मेगापिक्सल का कैमरा, अब आ गया 40 मेगापिक्सल का कैमरा, तो लोगों ने अपग्रेड कर लिया। अब वो 50-60 मेगापिक्सल के, जहाँ तक अगर मुझे ठीक ठाक याद है तो 40-50 मेगापिक्सल के कैमरे संभवतः सर एक कैमरा नहीं है, मैं माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ, एक एक फोन पे 4-4 कैमरे लगे हुए हैं। हाँ तो बिल्कुल। तो अब चूंकि वो चीज़ सहूलियत मिल गई है लोगों को, तो अब उसके ऊपर अपग्रेड करना लोगों के लिए उतना मैं कहूँ अनिवार्य या जरूरी नहीं रह गया। और इसी वजह से जो स्मार्टफोन मार्केट है वो एक जगह ठहर गया है। लेकिन जो रिफर्बिश्ड हैं या जो पुराने सेकंड हैंड फ़ोन है वो मार्केट यहाँ पे गुलजार दिखाई देता है। सर यही हाल जो है कार सेगमेंट की भी जब हम लोग कहानी करते थे वहाँ भी हम लोग देखने को मिलता था कि नई कारों की जो है वो जो सेल्स थोड़ी धीमी पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन जो पुराने बाजार के जो है पुरानी कार के जो बाजार हैं वो गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं। सर कुछ डेटा है वो मैं पढ़ दूं। 2025 में कुल स्मार्टफोन बिक्री जो है 151 से 153 मिलियन यूनिट रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि बिक्री जो है लगभग फ्लैट रही है या 1% के आसपास गिरी है, और ये लगातार चौथा साल है जब बाजार लगभग जो है 152 मिलियन यूनिट तक अटका हुआ है। और काउंटर पॉइंट के रिसर्च डायरेक्टर हैं तरुण पाठक, उन्होंने एक रिपोर्ट कही है कि लोग अपने जो पुराने फ़ोन लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं, फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में अपग्रेड करने वालों की संख्या कम हो रही है, और सेकंड हैंड वाले बाजार की बात जो आपने बताई वो एज इट इज़ है। लेकिन सर एक चौंकाने वाली बात यह है कि महंगी मेमोरी चिप्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जिस तरह से इसको आप सेमीकंडक्टर वाली क्राइसिस से जोड़ लीजिए, चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल्स वाली बात से जोड़ लीजिए, ये मामला क्या है सर? कहा जा रहा है कि मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली जो मेमोरी चिप्स हैं उनकी कीमतें बहुत बेतहासा बढ़ चुकी हैं, और इससे कंपनियों की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी लागत बढ़ रही है, और ख़ासकर उनको 15,000 रुपये से कम वाला जो फ़ोन बनाने में वो दिक्कत आ रही है। ये बात को आप समझाइए। नहीं बिल्कुल, अब 10,000 रुपये से कम के फ़ोन मिलना भी मुश्किल है जी। बहुत ही कम फ़ोन होंगे ऐसे जो स्मार्टफोन जो ठीक ठाक जो 10,000 से कम के रेंज जब आपकी महंगी हुई और चिप की कीमतें बढ़ना इसकी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से, और इनफैक्ट आप अगर देखिए तो जो मेटल्स भी यूज होते हैं मोबाइल फ़ोन में वो उनके दाम भी बहुत बड़े हैं। तो मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाहिर तौर पे ऊपर हुई है, इस वजह से दाम भी बढ़े हैं। आपने मेटल्स की बात की, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आज ही एक खबर आ रही है सर कि कॉपर की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब एसी की जो कीमतें हैं, जो एयर कंडीशनर्स है उनकी कीमतें एसी महंगे होंगे, वायर्स महंगे होंगे, आप LED, टीवी, फ्रिज अगर हो गए, तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उन सब के दाम आपके बढ़ने वाले हैं। जी। तो सर स्मार्टफोन की बाजार में थोड़ी सी जो है निराशा देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट्स तो बहुत बढ़ रहा है। एप्पल का ही आप उदाहरण देख लीजिए सर, जब हम लोगों ने जब वो ट्रेड वाला मामला जब डिस्कस कर रहे थे तो 4-4 प्लेन्स भर कर जो है भारत से वो अमेरिका जाते हुए दिखी थी एप्पल फ़ोन्स। तो यहीं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उसकी एक खास वजह ये भी है PLI स्कीम की वजह भी एक बताई जा रही है सर कि PLI स्कीम बहुत अच्छी हुई है, इस वजह से जो है एक्सपोर्ट PLI स्कीम सरकार ने दी, उसकी वजह से एक्सपोर्ट में जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसमें तेज इजाफा आया है जी। 2025 में, मतलब अगर आप 24 के मुकाबले देखेंगे तो $30 बिलियन के पे पहुंच गया है एक्सपोर्ट मोबाइल फ़ोन का, जो तकरीबन 50% का इसमें उछाल है एक साल, ईयर ऑन ईयर। और $30 बिलियन के जो टोटल मोबाइल एक्सपोर्ट हैं भारत से, उसमें $22 बिलियन का यानी $22 अरब के मोबाइल सिर्फ और सिर्फ एप्पल के हैं। तो 3/4 हिस्सा अकेला एप्पल इस्तेमाल कर रहा है दुनिया भर में भारत के बने हुए मोबाइल बेचने में। तो उसके पीछे कारण सर फॉक्सकॉन और तमाम जो टाटा की जो, बिल्कुल एप्पल ने भारत को अपना बड़ा बेस बनाया है, चाइना प्लस अगर आप देखेंगे पॉलिसी के तहत, तो अब जितना चीन में बन रहा है मुझे लगता है उतना या उससे ज़्यादा फ़ोन भारत में बनकर दुनिया भर में सप्लाई हो रहा है।
तो ये एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप की सिचुएशन है, जहां भारत में या घरेलू डिमांड एक तरह से स्टेबल या नीचे जाती हुई दिखाई दे रही, वहीं ग्लोबल जो मार्केट है उसमें भारत के स्मार्टफोन, भारत के बने हुए स्मार्टफोन्स की हिस्सेदारी विशाल बढ़ रही है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज की मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।